नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में बीजेपी और सहयोगी दल करेंगे साझा प्रचार। अमित शाह से मिले पासवान। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद ही सीट बंटवारे पर फैसला। वन रैंक वन पेंशन को लेकर जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का आज से प्रदर्शन। योजना लागू करने की तारीख बताने की मांग। सरकार पर अनदेखी का आरोप। 6 दिन से लापता डोर्नियर विमान से मिले सिग्नल। कराईकल तट पर दिखे तेल के निशान। तटरक्षक बल और नौसेना ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। रेलवे की तत्काल बुकिंग का कल से बदलेगा समय। सुबह 10 बजे से एसी और 11 बजे से स्लीपर के मिलेंगे टिकट। पहले आधे घंटे एजेंटों पर रोक। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में बारिश से गिरा पारा। गुजरात और ओडिशा पहुंचा मॉनसून। असम में 3 लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ की चपेट में। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता साझा चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली में चुनाव की रणनीति तय करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बैठकों में व्यस्त हैं। शनिवार शाम को उन्होंने केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान से मुलाकात की। पासवान ने कहा कि चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद ही सीट बंटवारे पर कोई फैसला होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ साझा चुनाव प्रचार में जाने का फैसला किया है। यानी गठबंधन के सभी बड़े नेता एनडीए के सभी उम्मीदवारों के चुनाव क्षेत्रों में प्रचार की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू से निष्कासित जीतन राम मांझी से पहले ही बातचीत कर चुके हैं। शनिवार को उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के साथ बैठक की। अमित शाह जी के साथ में भाजपा के प्रेसिडेंट, उनके साथ में जो है कैसे एनडीए को टीम के रूप में लेकर चला जाए, इसके संबंध में विस्तार से बातचीत हुई है और हम लोग जो है ज्वाइंट क्या कहते हैं कि मूव करेंगे। सीट के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद पर अभी भी बीजेपी और उसके सहयोगियों में फैसला होना है, लेकिन बीजेपी इन सवालों को बड़ी चुनौती नहीं मान रही है। हम सब साथ मिलकर चलेंगे, सब एक साथ हैं। पिछले 1 साल के एनडीए के शासनकाल में हमारे दोनों सहयोगी दल मंत्रिमंडल में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और सरकार गरीबों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है, उसमें बीजेपी सहयोगियों के दबाव में नहीं आएगी। बीजेपी को लगता है कि सहयोगी बिहार में ज्यादा सीटें पाने के लिए केंद्र में अपनी स्थिति से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली के अनुभव के बाद बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री के लिए किसी नेता को आगे करेगी, ये जरूर पार्टी के लिए बड़ा सवाल है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। वन रैंक वन पेंशन को लेकर दिल्ली में आज पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर आंदोलन का आगाज करेंगे। धरने के पहले एक खुली चिट्ठी में पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए सरकार से एक निश्चित तारीख घोषित करने की मांग की है। पूर्व सैनिक इससे पहले इस मसले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, वित्त मंत्री अरुण जेटली और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक जटिल मुद्दा बताते हुए सबसे बात करके इसे लागू करने की बात इससे पहले की है। वन रैंक वन पेंशन होने से करीब 25 लाख पूर्व सैनिकों को फायदा होगा। दिल्ली वालों को बिजली का एक और झटका लगा है। दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड की मंजूरी के बाद 15 जून यानी कल से बिजली 4 से 6% महंगी हो जाएगी। लेकिन बिजली के महंगा होने के मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे जहां सरकार की वादा खिलाफी करार दिया है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी डीईआरसी से कीमत बढ़ोतरी की समीक्षा करने को कहा है। राजधानी दिल्ली के बाशिंदों को अब बिजली के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दिल्ली में बिजली की कीमतों को नियंत्रित करने वाली संस्था डीईआरसी ने 4 से 6% तक बिजली कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में बढ़ी कीमतें 15 जून से लागू होंगी, लेकिन बिजली के दामों में इजाफे ने राजनीति को गरमा दिया है। आपने बिजली की कीमत 6% बढ़ाई है, हम चेतावनी देते हैं
ये बढ़ी हुई कीमत वापस ली जाए, वरना दिल्ली की सड़कों पर ईंट से ईंट बजाने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। अब कह रहे हैं कि ये डीईआरसी के 6% हाइक के ऑर्डर्स को हम चैलेंज करेंगे। भाई अगर आप 27 मई के अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स को ही चैलेंज कर लेते तो ये नौबत तो कम से कम अभी नहीं आती। तो इन लोगों को सरकार चलाना नहीं आता। केजरीवाल जी ने तो चुनाव इस पे जीता था, या तो ना समझी में करा या जानबूझ के लोगों को गुमराह किया। बिजली कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी भी असहज नजर आ रही है। यही वजह है कि दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने डीईआरसी से फैसले की समीक्षा करने को कहा है। मसला अगर नहीं सुलझा तो दिल्ली सरकार इस मसले पर कानूनी सलाह भी ले सकती है। देखिए, ये पूरी तरीके से जनता विरोधी है, आम आदमी विरोधी निर्णय लिया है डीआरसी ने, और उसका आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से विरोध कर रही है और करेगी। बिजली हाफ और पानी माफ के वादे के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। पार्टी ने बिजली बिल आधे करने, बिजली कंपनियों का ऑडिट करने, 6200 मेगावाट का अपना पावर स्टेशन बनाने, बिजली कंपनियों के बीच चयन का अधिकार आम जनता को देने, दिल्ली को सोलर सिटी बनाने का वादा किया था। लेकिन अब कीमतों में बढ़ोतरी से जनता में नाराजगी दिख रही है। 400 यूनिट से कम शायद ही किसी की बनती हो, जिसकी भी बनती है वो 400 से ज़्यादा ही होती है, और उसके बाद हमें पूरा पैसा देना पड़ रहा है। बल्कि पहले जो बिल आता था हमारा उतने ही यूनिट पर कम आता था। उन्होंने तो बल्कि आज ही पेपर में आया कि 6% बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, और इसी का फिर विरोध कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया को। बिजली का बिल जब आया अप्रैल महीने में, तो जो पहले आ रहा था उससे कुछ ज़्यादा ही आया, कम तो नहीं आया। जबकि हमारी यूनिट तो वही है 150 के आसपास, तो मुझे लग रहा था आधा हो जाएगा। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने वादों को पूरा करने के लिए अब तक सब्सिडी का रास्ता अख्तियार किया है, और आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार बिजली कंपनियों पर लगाम कसने में कितनी कामयाब होती है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली को साफ करने के लिए सड़कों पर उतरे। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे दिखावे का अभियान करार दिया है। हालांकि गंदगी और कूड़े पर जनता की नाराजगी को भांपते हुए बीजेपी नेताओं ने भी 48 घंटों में दिल्ली को साफ करने की बात कही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के अगले दिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता दिल्ली में झाड़ू लगाकर सफाई करते नजर आए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के चुनाव क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में इन नेताओं का सफाई पर खास जोर रहा। आप नेताओं का कहना था कि बीते 2 हफ्तों में हड़ताल से गंदगी को जल्द से जल्द साफ किया जाएगा। हालांकि वो ये कहना नहीं भूले कि इस गंदगी की जिम्मेदार बीजेपी है। सफाई कर्मचारी आज सड़कों पर उतरे हैं, हम भी उनका हाथ बटाने के लिए उतरे हैं। उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो दिल्ली सरकार ने थोड़ा अपने हिस्से के खर्चे में कटौती करके उनकी तनख्वाह देने की कवायद शुरू की है। और क्योंकि दिल्ली के पास भी अभी बहुत पैसा नहीं है, पर उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पैसा दिया इधर से उधर से करके। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में सफाई के वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रुकावटें भी पैदा की, लेकिन इस बीच बीजेपी भी सफाई अभियान में कूद पड़ी है। केजरीवाल साहब को गवर्नेंस करनी आती नहीं। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन, हमारे विधायक मिल करके 1500 मीट्रिक टन कूड़ा पूरी रात भर से 24/7 इस काम को करेंगे, और 48 घंटे का हमारा टारगेट है। 48 घंटे के अंदर एक एक पार्षद अपने इलाके में जा रहा है। मैं हर पार्षद के यहाँ जा रहा हूँ, और जाकर के यह पूरा कूड़ा निश्चित रूप से हमको क्लीन करना है। उधर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में सफाई अभियान को बीजेपी और आम आदमी पार्टी की फोटो खिंचाने की राजनीति करार दिया। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आश्वासन मिलने के बाद ही दिल्ली में सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म की। They are playing politics on this. They are playing politics using the sanitation workers. We've seen earlier they are playing politics using the officials of Delhi government. So instead of playing politics for their powers, they should look for the welfare of citizens of Delhi. It is high time now. Delhi is reeling under severe power crisis. Delhi is reeling under severe water crisis. वेतन नहीं मिलने की वजह से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी 2 जून से हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से सड़कों पर ही गंदगी का अंबार लग गया था। हालांकि बाद में शुक्रवार की शाम हड़ताल वापस ले ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हड़ताल खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता जहां सफाई करते दिखे, तो वहीं राहुल गांधी ने भी शनिवार को एमसीडी के कर्मचारियों से मुलाकात की। राहुल की बीते 2 दिनों में एमसीडी कर्मचारियों से ये दूसरी मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि सूट बूट वाली और आम आदमी होने का दावा करने वाली सरकारें
जनता को गुमराह कर रही हैं। 15 मिनट दिए हैं, मैं घंटे, दिन, महीने, साल जिंदगी देने को तैयार हूं। जहां भी इनको, और मैं सिर्फ सफाई कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं, जहां भी शहर में गरीब व्यक्ति है, जहां भी उसको दबाया जा रहा है, जहां भी उसको पिछड़ा जा रहा है, जहां भी सूट बूट के लोग, चाहे वो आम आदमी के लोग हों, जहां भी वो इनका काम नहीं कर रहे हैं, वहां मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा, दिखाऊंगा इन्हें। और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को साकेत कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की ओर से कोर्ट में दलील दी गई थी कि तोमर की फर्जी डिग्री के मामले में और जांच की जरूरत है, इसीलिए रिमांड की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। तोमर को दिल्ली पुलिस शनिवार को फर्जी डिग्री मामले की जांच के बाद बिहार से लेकर दिल्ली लौटी थी। फर्जी डिग्री के मामले में गिरफ्तारी के बाद साकेत कोर्ट ने तोमर को 9 जून को 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था, जिसके बाद पुलिस उन्हें आगे की जांच के लिए फैजाबाद और बिहार लेकर गई थी। यूपी सरकार ने शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र की मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसमें वो एसएचओ भी शामिल है जो जगेंद्र के घर गया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह की मौत के मामले को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जरूरी कार्रवाई करने को कहा था। इस बाबत राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। इस बीच जगेंद्र के पिता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री राममूर्ति वर्मा और एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हाईकोर्ट में पीआईएल भी दायर की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। तमाम विपक्षी दल राज्य के मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इधर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। जो एविडेंस कलेक्शन की जो कार्रवाई है वो हम लोग उसको माइन्यूटली मॉनिटर भी कर रहे हैं। हम लोग का ये प्रयास है कि कोई भी एविडेंस कलेक्शन में हमसे कोई किसी प्रकार की चूक ना हो, ताकि जो केस हम लोग तैयार करें वो केस मजबूत हो। केरल के कोझिकोड में करीपुर एयरपोर्ट झड़प मामले में सीआईएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर और 100 जवानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पहले एएआई के 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 27 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। करीपुर एयरपोर्ट में 10 जून को सीआईएसएफ और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के बीच झड़प हुई थी। इसमें सीआईएसएफ के एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई थी। सोनार से लैश 9 सैनिक सर्वेक्षण पोत को 8 जून को तमिलनाडु के निकट लापता हुए तटरक्षक डॉनियर विमान से सिग्नल मिले हैं। तटरक्षक के कमांडर महानिरीक्षक एसपी शर्मा के मुताबिक आईएनएस संध्यक ने लापता विमान से सिग्नल पाए हैं। पोत के सोनार ने सागर में गहराई तक सिग्नल भेजे और विमान से सिग्नल हासिल किए। लापता विमान के स्थान का ठीक ठाक पता लगाने के लिए और जांच की जा रही है। डॉनियर विमान नियमित गश्ती उड़ान के बाद लापता हो गया था। इस पर चालक दल के 3 सदस्य मौजूद थे। सिग्नल मिलने के बाद लापता डॉनियर विमान और उसके चालक दल के 3 सदस्यों की तलाश अब तेज हो गई है। असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते के प्रावधानों के तहत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के भारतीय परमाणु जोखिम पूल की स्थापना की है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी सहित 11 बीमा कंपनियों ने मिलकर यह कोष तैयार किया है। इसमें आधी रकम का योगदान सरकार करेगी। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि अगले 10 सालों में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने परमाणु हादसे से निपटने के लिए बीमा कंपनियों की मदद से 1500 करोड़ रुपए की राशि का एक इंश्योरेंस पूल बनाया है। ये दुनिया में अब तक का 27वां बड़ा इंश्योरेंस पूल होगा, जिसमें कई बड़ी बीमा कंपनियां आधी हिस्सेदारी देंगी। We have all tried to contribute our might. There were problems about tenders not getting matured because of the problems of insurance pool, etc. Only yesterday we launched an insurance pool for this project, which would now enable the concerned parties, groups to come forward for the tendering procedure. भारतीय परमाणु जोखिम पूल से परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के प्रबंधन, कर्मचारियों से लेकर आपूर्तिकर्ताओं को दायरे में लिया गया है। Under the Civil Liability for Nuclear Damage Act,
the operator, that is Nuclear Power Corporation at this stage, has to keep funds available to the tune of 1,500 crore. Earlier, they were taking a bank guarantee for complying with the requirements of the Act. And now, a provision is now available through an insurance package. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के मुताबिक अगले 10 सालों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 3 गुना करने के लक्ष्य पर काम जारी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के प्रगति मैदान में परमाणु ऊर्जा हॉल की भी स्थापना की जाएगी। To give it a more public awareness, or you can say a mass education value, we have planned a center called Hall of Nuclear Power in Pragati Maidan at the New Delhi Science Center. जितेंद्र सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में प्रस्तावित जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर दिक्कतों को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल सरकार के सामने इस मामले पर अपने ही सहयोगी दल शिवसेना को साधने की चुनौती है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। थाप और घुंघरुओं की छनक का सुंदर संगम। यंग टैलेंट इतने अच्छे आ रहे हैं क्योंकि आज उनके पास सुविधा बढ़ गई है, याद करने की सुविधा बढ़ गई है। तो हमारे वक्त इतनी फैसिलिटी नहीं थी। कथक कलाकारों के भविष्य को लेकर गंभीर। मीडिया जो है वो क्यों नहीं क्लासिकल प्रोग्राम के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना पसंद करता, और यंगर्स के लिए क्यों ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं बन गए। मिलिए शख्सियत में कथक नृत्य की जानी पहचानी हस्ती राजेंद्र गंगानी से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की कुछ और खबरें। रेलवे के एसी और नॉन एसी क्लास के तत्काल टिकटों की बुकिंग का समय कल से बदल जाएगा। रेलवे के मुताबिक 15 जून से तत्काल रिजर्वेशन के एसी क्लास के लिए बुकिंग यात्रा के एक दिन पहले सुबह 10 बजे से शुरू होगी और नॉन एसी क्लास के टिकट सुबह 11 बजे से मिलेंगे। इसके अलावा रेलवे एजेंट्स बुकिंग शुरू होने से पहले आधे घंटे तक टिकट नहीं बुक कर सकेंगे। रेलवे ने यह कदम टिकटिंग साइट और बुकिंग विंडोज से दबाव कम करने के मकसद से उठाया है। अभी तत्काल स्कीम के तहत बुकिंग यात्रा के एक दिन पहले सुबह 10 बजे से शुरू होती थी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी की मार झेल रहे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। आज सुबह भी दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में जोरदार से लेकर हल्की बारिश हुई। शनिवार को भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी और बारिश की वजह से तापमान में कमी दर्ज की गई। वहीं हरियाणा और पंजाब में भी धूल भरी आंधी आई और हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती हवाओं के सक्रिय होने से मौसम बदला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ इससे जुड़े हरियाणा और उत्तराखंड राज्य में भी इसका असर दिख रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। शिमला में सैलानियों ने सुहावने मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। इस बीच मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 7 महीने बंद रखने के बाद शनिवार को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इस बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून शनिवार को ओडिशा और दक्षिणी गुजरात पहुंच गया है। मानसून से ओडिशा के दक्षिणी जिलों मलकानगिरी और कोरापुट में बारिश हुई है। वहीं दक्षिण गुजरात में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने यहां अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3-4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, बंगाल की उत्तर पश्चिम खाड़ी, छत्तीसगढ़ में भी मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं ओडिशा के बाकी हिस्सों, दक्षिण मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में भी अगले 3-4 दिन में मानसून के बढ़ने की संभावना है। असम में 15 जिलों के 614 गांव अब भी बाढ़ से घिरे हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 3,17,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बरपेटा जिले में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी निमाती घाट और डुबरी में और बेकी नदी बारपेट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में 20 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। सैकड़ों तालिबानी आतंकियों ने बीती रात अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत के दक्षिणी हिस्से मूसा काला जिले के चेक पॉइंट पर पुलिस अफसरों पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इन इलाकों में अफगान सुरक्षा बलों ने पुलिस और सेना के साझा सहयोग से तालिबान के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इस हमले में आतंकियों को भी भारी नुकसान होने की खबर है। इससे पहले मई में हेलमंड के नौजद जिले में तालिबान आतंकियों के हमले में 19 पुलिसकर्मी मारे गए थे। श्रीलंका में सत्ताधारी यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से संसद भंग कर तुरंत नए चुनाव कराने की मांग की है। शनिवार को पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि संसद में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति चुनाव के आए जनादेश की भावना के खिलाफ है। यूएनपी की कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी ने साफ किया कि राष्ट्रपति चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया गया था। सिरिसेना के राष्ट्रपति चुने जाने पर रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जिसका चुनाव में जनता ने समर्थन किया। श्रीलंका में 2010 में चुनाव हुए थे। इसमें श्रीलंका फ्रीडम पार्टी को बहुमत मिला था और रानिल विक्रमसिंघे विपक्षी पार्टी के नेता हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने केवल 3 फिल्में बनाई और फिल्म जगत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये शख्स थे के आसिफ साहब। आज उनके जन्मदिन पर आइए याद करते हैं फिल्म जगत में उनके योगदान को। परफेक्शन का दूसरा नाम है के आसिफ, और यही बात उन्हें सदियों तक जिंदा रखेगी। 1945 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म फूल बनाई। इस फिल्म में उस वक्त के नामी गिरामी कलाकारों पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे और सुरैया को लिया गया और फिल्म सुपरहिट रही। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहनशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है? हालांकि इस फिल्म से पहले ही आसिफ साहब ने अपनी सबसे अजीज फिल्म मुगल आजम की परिकल्पना की। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। इस फिल्म को बनने में 12 साल लगे और फिल्म के रास्ते में एक से बढ़कर एक मुश्किलें आईं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं और उन शहीदों की मांओं को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने सच्चाई और मोहब्बत की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन सभी बाधाओं को पार करते हुए ये फिल्म 5 अगस्त 1960 को रिलीज हो गई। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। तुम जो कुछ कह रहे हो समझ नहीं रहे। समझ रहा हूं। मुझे अपने कीमती हिंदुस्तान में से एक जर्रा तक न दे, मगर अनारकली मुझे भीख में दे। इस फिल्म में विशाल सेट्स लगाए गए। मिसाल के तौर पर प्यार किया तो डरना क्या गीत जिस सेट पर फिल्माया गया उसे बनाने में 15 लाख रुपए खर्च हुए। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। फिल्म के युद्ध वाले सीन्स में 2000 ऊंटों, 400 घोड़ों और 8000 सिपाहियों का इस्तेमाल किया गया। के आसिफ साहब की आखिरी कोशिश थी लव एंड गॉड, लेकिन इस फिल्म को वो पूरा नहीं कर पाए। 1977 में उनका इंतकाल हो गया और बाद में इसे 1986 में रिलीज किया गया। इस बागी इंसान से वफा की उम्मीद, इस गद्दार इंसान से फरमाबरदारी की तमन्ना। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेरे भोले भाले अल्लाह मियां। मशहूर अभिनेता, लेखक और निर्माता भारत भूषण का भी आज जन्मदिन है। 1920 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में उनका जन्म हुआ। 1940 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले भारत भूषण ने रानी रूपमती, सोहनी महिवाल, सम्राट चंद्रगुप्त, कवि कालिदास, संगीत सम्राट तानसेन, नवाब सिराजुद्दौला और बरसात की रात फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। दीवान जी, मानता हूं दौलत और ताकत ने बढ़ते हुए समुद्र को रोका है। बड़े बड़े राज और ताज वालों के सर झुका दिए, मगर दौलत और ताकत के सामने
मोहब्बत का असर कभी नहीं होगा। गिरफ्तार कर लो इस दीवाने को। अदाकारी के इन्हीं रंगों से भारत भूषण ने कालिदास, तानसेन, कबीर और मिर्जा गालिब जैसे ऐतिहासिक किरदारों को सहज और असरदार तरीके से पर्दे पर उतारा। 1941 में निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की फिल्म चित्रलेखा से उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की। केदार शर्मा की ही दूसरी फिल्म सुहागरात से उन्हें मकबूलियत मिली और बैजू बावरा ने उसमें 4 चांद लगा दिए। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन। फिर सोहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब ने तो भारत भूषण को जन जन का सितारा बना दिया। फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तिश्ने पर याद आया। इसके अलावा उन्होंने रानी रूपमती, सोहनी महिवाल, सम्राट चंद्रगुप्त, कवि कालिदास, संगीत सम्राट तानसेन, नवाब सिराजुद्दौला और बरसात की रात जैसी यादगार फिल्में की। लेकिन वक्त बदला और भारत भूषण का सितारा इतनी गर्दिश में पड़ गया कि उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करने को मजबूर होना पड़ा। ये क्या किया आपने? ये है आपके सवाल का जवाब। मैं समझा नहीं। मर्दों की अकल जरा मोटी होती है, मैं समझाती हूँ। वक्त के सितम से बुरी तरह टूट चुके हिंदी फिल्मों के स्वर्णिम युग के इस अभिनेता ने आखिरकार 27 जनवरी 1992 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। बिहार में बीजेपी और सहयोगी दल करेंगे साझा प्रचार। अमित शाह से मिले पासवान। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद ही सीट बंटवारे पर फैसला। वन रैंक वन पेंशन को लेकर जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का आज से प्रदर्शन। योजना लागू करने की तारीख बताने की मांग, सरकार पर अनदेखी का आरोप। 6 दिन से लापता डोनियर विमान से मिले सिग्नल। कराईकल तट पर दिखे तेल के निशान। तटरक्षक बल और नौसेना ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। रेलवे की तत्काल बुकिंग का कल से बदलेगा वक्त। सुबह 10 बजे से एसी और 11 बजे से स्लीपर के मिलेंगे टिकट। पहले आधे घंटे एजेंटों पर रोक। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में बारिश से गिरा पारा। गुजरात और ओडिशा पहुंचा मानसून। असम में 3 लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ की चपेट में।